चलिए कवर अप करते हैं हमारे पार्ट 2 के इस वीडियो को फटाफट से। हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था हमने डिफरेंस बिटवीन द इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो अभी हम कवर अप करते हैं हम फटाफट से हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी में हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? स्कैरसिटी इज अ सिचुएशन व्हेन वांट्स ऑफ द पीपल आर मोर देन द अवेलेबल रिसोर्सेज। मैंने आपको कहा था कि भाई स्कैरसिटी क्या है? स्कैरसिटी है कमी। किस चीज की कमी? रिसोर्सेज की कमी होना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है रिसोर्सेज की कमी क्यों होती है? क्योंकि लोगों की डिमांड ज्यादा हो जाती है। लोगों की क्या होती है? डिमांड ज्यादा होती है अवेलेबल रिसोर्सेज से, यानी सप्लाई से। ठीक है, तो ये चीज हमें ऐसे भी ध्यान रखनी है कि भाई डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। इसलिए क्या होती है? स्कैरसिटी की प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे और क्या बताया जा रहा है? कहते हैं भाई स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज कॉल्स फॉर इकोनॉमाइजिंग। कह रहे हैं भाई स्कैरसिटी किस चीज को बुला रही है? इकोनॉमाइजिंग को बुला रही है। उसका कारण क्या है? इकोनॉमाइजिंग का मतलब है इकोनॉमाइजिंग रिसोर्सेज रिफर्स टू द मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। यानी कि जो भी रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है उसे सिस्टमेटिकली यूज करो, पूरी तरह से इस्तेमाल करो, तब जाके क्या होगा? सबके लिए हम उसे अवेलेबल कर पाएंगे। इसके बाद कहा जा रहा है लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी। यानी कह रहे हैं कि भाई जो रिसोर्सेज अवेलेबल है ना वो लिमिटेड तो है, ये तो हमें पता है, लेकिन वो ही एक अकेली प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि रिसोर्सेज आर आल्सो हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं हमारे रिसोर्सेज के। जैसे कि लाइक आपने अपने आसपास देखो, आपके पास मेटल होगा। जो मेटल है क्या हम उस मेटल को एक ही जगह यूज करते हैं? जैसे फर्नीचर में हो गया, या फिर डोर्स के आपके जो हैंडल हैं क्या उसी तक यूज करते हैं? नहीं, हम उसे कार भी बनानी है, हमें उससे हेलीकॉप्टर भी बनाना है, हमें उसे फैन बनाने में भी यूज करना है ना। तो इस तरह से मेटल का इस्तेमाल क्या है? अलग अलग जगह है। तो रिसोर्सेज क्या है? एक तो लिमिटेड है, पहली ही धरती पे क्या होगा? लिमिटेड मेटल होगा, लेकिन इसके बाद अब क्या है? उस रिसोर्स का हमें बहुत अलग अलग तरह से भी यूज करना है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि मिल्क। आपको मिल्क पीना पसंद होगा, किसी और को मिल्क पीना पसंद नहीं होगा। हो सकता है उस पर्सन को मिल्क की जगह बटर को यूज करना पसंद होगा, पनीर खाना पसंद होगा, घी खाना पसंद होगा। तो ये सब किससे बनता है? मिल्क से बनता है। तो मिल्क के क्या हुए? ऑल्टरनेटिव यूज हुए, है ना। तो मिल्क इज यूज्ड टू मेक कर्ड, बटर, स्वीट्स एक्सेट्रा आल्सो। तो ऑल्टरनेटिव यूज है हमारे लिए रिसोर्सेज की। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सबके लिए अवेलेबल कराने हैं सभी तरह के रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे लिए कि भाई एक तो पहले प्रॉब्लम थी हमारे पास कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, फिर दूसरी प्रॉब्लम आ गई कि रिसोर्सेज की भी क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। चलिए आगे कवर अप करते हैं फटाफट से। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो क्या है? एज वी नो दैट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हम ह्यूमंस की इच्छाएं क्या बहुत ज्यादा हैं, बट मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देम आर लिमिटेड। अब इन इच्छाओं को पूरी करने के जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? बहुत ज्यादा है, वो अनलिमिटेड है? नहीं, लिमिटेड है। तो ये कह रहे हैं कि देयर आर ऑल आवर वांट्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड। तो ये एक प्रॉब्लम है कि सभी की इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, जबकि सबकी इच्छाएं बहुत अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज सेटिस्फाई जिससे हम कर सकते हैं वो लिमिटेड है। ठीक है, दूसरे में कहते हैं इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन एवरी कंज्यूमर एक्सरसाइज अ चॉइस। अब कह रहे हैं कि भाई जैसे हम क्या कर रहे हैं कि भाई हम मार्केट में जा रहे हैं। जैसे मैं आपको अगर बोलता हूँ आप कपड़े लेने जाओ, कपड़े लेने जाओगे तो एक शॉप में क्या करोगे? बहुत सारे कपड़े देखोगे, लेकिन सिलेक्ट करके या परचेस करके कितने लाओगे? सिलेक्ट तो बहुत सारे करोगे, लेकिन उसमें से परचेस करके लाओगे 2 या 3, है ना। ज्यादा भी लाओगे तो, लेकिन हर चीज तो नहीं लेकर आ जाओगे ना, तो एक लिमिटेड वे में लेकर आओगे। तो आपको क्या करना पड़ रहा है? चॉइस। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि भाई मार्केट में गए, शॉप में हम गए और हमने बहुत सारी चीजें देखी, उसमें से हम एक पिक करनी पड़ रही है, सिलेक्ट करना पड़ रहा है, चॉइस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रिसोर्स बहुत ज्यादा लिमिटेड था आपके पास, है ना, पैसा। तो इस तरह से यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो एक और प्रॉब्लम है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इन दिस सिचुएशन पीपल हैव टू डिसाइड व्हिच गुड्स दे शुड कंज्यूम एंड व्हिच they should sacrifice। ठीक है, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये इस तरह की प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोलते हैं। चलिए होप करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पे। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे कनेक्टेड नहीं है तो उस पर कनेक्ट हो जाएं, और कभी कभी मैं उसमें आपको रिप्लाई करता हूं कुछ आपके डाउट्स के लिए। ठीक है, तो काफी बच्चे उसमें क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो आप भी इसमें कनेक्ट होकर फिर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो टाइम टू टाइम मैं आपको रिप्लाई करता रहूंगा। चलिए, रीजन फॉर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और मैं उसमें काफी अपडेट भी आपको प्रोवाइड करता रहता हूं टाइम टू टाइम रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और समथिंग। फाइन, सो आप क्या करें, उसमें कनेक्ट हो जाएं, लिंक मेंशन है। चलिए, रीजन फॉर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, स्कैरसिटी, रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये क्यों होती है?
तो इसके कुछ कारण है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम फेस करते हैं बिकॉज हमारे पास एक तो क्या है, रिसोर्सेज की कमी है। दूसरा, हम जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करते हैं वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमारे पास ह्यूमंस की वांट्स अनलिमिटेड है। ठीक, तीसरी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज के भी क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। चलिए और कंटिन्यू करते हैं फटाफट से। अब यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स है वो दो तरह की बताई जा रही है। एक कह रहे हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है और फिर कहेंगे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। दोनों में क्या डिफरेंस है उसको भी हम फटाफट समझते हैं और फिर जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम उसके वीडियो के पार्ट 3 में कवर अप करेंगे। तो कहते हैं भाई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिफर्स टू स्टडी ऑफ फैक्ट ऑफ लाइफ। अगर हम फैक्ट पढ़ रहे हैं लाइफ से रिलेटेड या फिर कोई डेटा स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है हमारा, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूं, आप जब क्लास 10th में थे तो एसएसटी में कई बार ग्राफ्स आ जाते थे, चार्ट आते थे, जहां पर हमारे पास 2 ग्राफ होंगे जिसमें कंपैरिजन दिया गया होगा, है ना। तो इस तरह से अगर मैं आपके लिए ग्राफ बना दूं, बोलूं इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, है ना, 3 को ग्राफ कर दूंगा, बोलूं किसकी रैंकिंग हाई है, तो आप यहाँ पे देख के समझ जाओगे, कंपेयर कर पाओगे। और मैं बोलूंगा भाई किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, आप ग्राफ में देख के बताओ, तो आप बोलोगे सर ठीक है, ये वाला जो है ये चाइना है, इसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हम स्टडी कर पा रहे हैं एक फैक्ट को, लेकिन अगर ये फैक्ट क्या है, वेरीफाई हो सकता है थ्रू द सोर्सेज। जैसे कि इंटरनेट में सर्च करेंगे किस कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर मैं गलत भी बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो हमसे ज्यादा है, ठीक है, तो क्या हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। आप बोलोगे यस सर, हम गूगल कर लेंगे, हमने तो कई सारे सोर्सेज में पढ़ा है, हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है पाकिस्तान से और चाइना की ज्यादा है इंडिया से। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। तो कोई भी हम फैक्ट ऑफ लाइफ या कोई भी डेटा स्टडी करते हैं और वो वेरीफाई हो सकता हो, तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिफर्स टू द स्टडी ऑफ फैक्ट ऑफ लाइफ विच कैन बी वेरीफाइड। इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, जिसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। इट डज नॉट गिव एनी वैल्यू ऑफ जजमेंट, क्योंकि यहाँ पे हम डेटा को क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कई सारी चीजों से, कई सारे सोर्सेज के थ्रू। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कि भाई इसमें जरूरत नहीं है हमें किस चीज की, वैल्यू ऑफ जजमेंट की, यानी जजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल, कहते हैं प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। तो ये इन्होंने क्या दिया, एक स्टेटमेंट दे दी। अब ये स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या नहीं, हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट वेरीफाई हो सकती है? क्या अगर मैं नेट पर डालूं कि प्राइस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, तो क्या एक डेटा आ जाएगा यस और नो, और कई सारे डेटा मिलेंगे कि कई सारे साल के ग्राफ्स मिलेंगे कि प्राइस बढ़ रहे हैं हर कम्युनिटी के या नहीं बढ़ रहे हैं? तो आप बोलोगे सर हो मिल जाएगा, हम इसे वेरीफाई भी कर पाएंगे। तो ये क्या हुई, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हुई, ठीक है। In positive economics, we are studying what was, what is, and what will be. Required data to verify. अब बेसिकली कह रहे हैं इट रिक्वायर्ड द डेटा टू वेरीफाई। बेसिकली यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, 3 चीज हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से पढ़ते हैं, क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। यहाँ पे हम पॉसिबिलिटीज को पढ़ रहे होते हैं विद फैक्ट्स, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज द स्टेटमेंट्स ऑफ इकोनॉमिस्ट एंड द पीपल। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट, जो लोग अपनी स्टेटमेंट रख देते हैं, एक तरह का ओपिनियन शेयर करते हैं। अगर ओपिनियन को शेयर कर रहा है तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। Normative economics studies the statement of economists and the people. It cannot be verified with the actual data. एक ऐसी स्टेटमेंट जो वेरीफाई नहीं हो सकती है, ठीक है। जैसे कि आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं आपको कि भाई तुम लोग पढ़ लिया करो थोड़ा सा, आपके टीचर भी कह रहे हैं ये बहुत अच्छा कर सकता है लेकिन कर नहीं पा रहा है ना, तो इसे और करना चाहिए मेहनत, ये कर लेगा अच्छा, है ना। तो या फिर ये क्या है, एक तरह की स्टेटमेंट है, ये ओपिनियन है, इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। ये जस्ट ओपिनियन है उन पर्सन की तरफ से, एक जजमेंट है उनकी तरफ से आपके लिए। तो जहाँ पे जजमेंट लग रहा है, जहाँ पे सजेशंस आ रहे हैं, लोग ओपिनियन दे रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा, इट गिव्स द वैल्यू ऑफ जजमेंट। इसमें क्या चाहिए होता है, वैल्यू ऑफ जजमेंट चाहिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइस। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा था हमने कि भाई इंडिया के प्राइस बढ़ रहे हैं कम्युनिटीज के, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि भाई इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो क्या इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते है। तो एक ओपिनियन दिया गया है कि भाई इसे कंट्रोल करो, प्राइस बढ़ना अच्छी बात नहीं है ना। इसके बाद कहते हैं भाई इट स्टडीज द पीपल ओपिनियंस एंड इट रिक्वायर्ड द जजमेंट ऑफ एक्सपर्ट। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली नॉर्मेटिव में लोगों को ओपिनियन दिए जाते हैं और यहाँ पे वैल्यू ऑफ जजमेंट भी रखा जाता है। चलिए
होप करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे की चीज़ हम पार्ट 3 में कवर अप करेंगे। अगर आप मेरे लिंक्स पे कनेक्टेड नहीं है तो वहाँ पे कनेक्ट हो जाएं, जितने भी मेरे सोशल हैंडल हैं। चलिए फिर मिलते हैं पार्ट 3 में।